दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। तो आज के इस वीडियो में हम MHI 01 प्राचीन और मध्य युगीन समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास लेखन, यानी कि हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका अर्थ और महत्व। तो सबसे पहले देखिए, तो इतिहास लेखन जो है वो केवल एक घटना का वर्णन नहीं करती है। ठीक है, घटना पर आधारित नहीं होती है, बल्कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करती है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों जैसे कि अभिलेख, सिक्के, साहित्य, पुरातत्व अवशेष और विदेशी यात्राओं के विवरण का अध्ययन करके इतिहास लिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकार जो होते हैं अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार इतिहास की व्याख्या करते हैं, और इसलिए जो है ना, इतिहास लेखन समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। नेक्स्ट है इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, भवन आदि आते हैं, और साहित्यिक स्रोत जिसमें कि वेद, पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, विदेशी यात्राओं के विवरण में बांटा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो किसी भी ऐतिहासिक घटना की सत्यता की पुष्टि करना विभिन्न स्रोतों की तुलना करके ही जाती है। ठीक है, की जाती है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान थे, जल निकासी व्यवस्था अच्छी थी, व्यापार, मुहरे तथा कृषि थी वहाँ पे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल इसके जो है प्रमुख नगर हुआ करते थे। और इस सभ्यता का जो पतन है कई कारणों से हुआ, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग के बदलने से और आर्थिक समस्याओं के कारण भी माना जाता है। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में कोई एक पुष्टि नहीं करी गई, प्रॉपर कोई एक ठोस सबूत नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ये रीजन रहे होंगे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक समाज। तो ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्यतः पशुपालन और कृषि पर आधारित था, जबकि परिवार और जनजाति का जो महत्व था ना वो अधिक था। और उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ, वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई, राज्य व्यवस्था विकसित हुई तथा धार्मिक कर्म कांडों में वृद्धि हुई। ठीक है, यानी धार्मिक कांड जो चीज़ें थी उस पर ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, धार्मिक चीज़ों को मानने लग गए। और यही काल जो था आगे चलकर महाजनपदों के लिए विकास का आधार बना। नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। ठीक है, लोहे के बढ़ते उपयोग, कृषि उत्पादन, व्यापार और नगरीकरण में महाजनपदों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाजनपद का मतलब बेसिकली ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है ये एक देश है या राज्य है। तो उस टाइम क्या होता था, मान लो एक किंग यहाँ पे शासन कर रहा है, राजा है, तो वो अकेले उन सबको नहीं देख सकता, बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। तो वो क्या करते थे, वो अपने राज्य को कुछ कुछ हिस्सों में ना बांट देते थे। हर एक जगह पे एक छोटा राजा टाइप का कह सकते हैं, वो रहते थे, जो कि वहाँ का कर वसूलना या ज़मीन की देखभाल करना, सारी चीज़ें किया करते थे राजा के बिहाफ पर। और ये जो है सारे लोग राजा को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो कौन है? गौतम बुद्धा को माना जाता है, तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीरा थे। ठीक है, दोनों धर्मों ने जो था अहिंसा, सत्य, नैतिक जीवन और कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। इन धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया और समाज में समानता तथा सरल जीवन का संदेश दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य और अशोक। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने जो था मौर्य समाज की स्थापना करी। अशोका इसके सबसे महान शासक माने जाते थे। कलिंग युद्ध के बाद जो था अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया
और धम्म नीति के माध्यम से शांति, अहिंसा और जन कल्याण का संदेश दिया। मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत माना जाता था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग जिसको कहते हैं। तो और ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या फिर भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग क्या होता था, इस टाइप की चीज क्वेश्चन आते हैं। तो गुप्त काल में भारतीय इतिहास का जो था स्वर्ण युग कहा जाता है बेसिकली उसको, क्योंकि इस समय में क्या हुआ, साहित्य का, विज्ञान का, गणित का और कला संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता जो थे प्रमुख शासक थे इस काल के, और इस काल में आर्यभट्टा, कालिदास और फहान जैसे जो विद्वान थे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामंतवाद। तो गुप्त काल के बाद जो था भूमि दान की प्रथा बढ़ गई, जिससे कि सामंतों का उदय हुआ। सामंत स्थानीय प्रशासन कर, संग्रह और सेना की व्यवस्था करते थे। यानी कि जो सामंत होते थे, सामंतवाद बेसिकली क्या था कि सेवा के बदले जो राजा होता था वो कुछ भूमि का हिस्सा दे देता था अपने सामंतों को, अपने कार्यकर्ताओं को। तो उसमें उनका काम क्या होता था, स्थानीय प्रशासन संभालना, कर संग्रह और सेना की व्यवस्था बनाए रखना। इससे केंद्रीय सत्ता में कमजोरी हुई और क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ। बेसिकली जबकि उन्होंने शक्ति बांट दी ना, तो लोग जो छोटे छोटे लेवल पे थे लोग, उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाने पे जोर देना स्टार्ट कर दिया। सामंतवाद का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत प्रशासन एवं समाज। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो 1206 को मानी जाती है, और इसके प्रमुख वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रमुख थे गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश जिनकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग मानी जाती है। सल्तनत काल में केंद्रीकृत प्रशासन, एकता व्यवस्था, भूमि कर प्रणाली और नई स्थापत्य शैली का विकास हुआ। इस काल में भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के मेल से नई सांस्कृतिक परंपराओं का भी जन्म हुआ। नेक्स्ट है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। तो अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे सफल शासक माना जाता है। उसने पूरे साम्राज्य को सूबों में बांट दिया। प्रत्येक सूबों में सूबेदार, दीवान, काजी तथा फौजदार जैसे अधिकारी नियुक्त किए। सूबों का मतलब यही है, सेम चीज़, कि उसको अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, और हर एक भाग का जो था सूबेदार, वहाँ पे दीवान रहते थे, काजी रहते थे, फौजदार जैसे जो अधिकारी थे वो नियुक्त किए गए। शासन में योग्यता को महत्व दिया गया। ठीक है, अगर कोई योग्य है तो उसको वो शासन कर सकता है, ऐसा माना गया। और विभिन्न धर्मों के लोगों को उच्च पद दिए गए। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मजबूत, संगठित और जनहितकारी थी, जिसके कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर बना रहा। तो बेसिकली अकबर जो है, अकबर का शासन बहुत अच्छा भी माना जाता है। ठीक है, अगर आप मुगल काल में स्वर्ण युग की बात करें तो अकबर का शासन जो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट किया करते थे, सभी चीज़ों को उन्होंने जानने की कोशिश करी कहीं ना कहीं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है कि मुगल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब यानी कि पद दिया जाता था। ठीक है, पोजीशन, जिससे उसकी रैंक, वेतन और सैनिकों की संख्या तय होती थी। मनसबदारों को नगद वेतन या जागीर दी जाती थी, और इस व्यवस्था से सेना और प्रशासन दोनों पर सम्राट का नियंत्रण बना रहता था। इससे मुगल जो शासन थी उसकी सबसे सफल प्रशासनिक प्रणाली में से भी माना जाता है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन। अगर इसकी बात करें तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था ईश्वर की सच्ची भक्ति, प्रेम और समानता है उसका संदेश देना। इस आंदोलन ने क्या है कि जाति पाति, उच्च नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। आडंबर होता है दिखावे का टाइप ऑफ। कबीरदास हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, या तुलसीदास हो गए, और मीराबाई जो जैसे संत थे ना, उन्होंने सरल भाषा में लोगों को भक्ति और मानवता का संदेश दिया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है सूफी आंदोलन।
तो सूफी आंदोलन क्या है कि इस्लाम की आध्यात्मिक परंपरा थी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा भक्ति आंदोलन, उस तरह क्या है सूफी आंदोलन था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और मानवता का प्रचार करना। सूफी संतों ने सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उनकी खानकाहें समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है। सूफी आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत किया, ठीक है। बेसिकली अगर सूफी आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन की बात करें, दोनों ही जो थे एक दूसरे से बहुत मैच खाते हैं, बहुत मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही समानता को प्रायोरिटी दी, ठीक है। भेदभाव से दूर रहने को कहा और लोगों को ईश्वर से जुड़ने के लिए अच्छे रास्ते दिखाए। नेक्स्ट है मध्यकालीन कृषि व्यवस्था। तो मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो कृषि पे था, और किसान जो था गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, कपास और अन्य फसलें जो थे वो उगाया करते थे। राज्य किसानों से भूमि कर वसूलता था, जो राजस्व का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों का उपयोग किया जाता था। कृषि उत्पादन बढ़ने से व्यापार और नगरों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है मध्यकालीन व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो मध्यकालीन भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का ही काफ़ी विकास हुआ। भारत में मसाले, कपास, रेशम, चीनी और नील की जो कीमत थी वो वस्तुओं का निर्यात होता था, ठीक है। ऐसी कीमती वस्तुओं का निर्यात होता था। व्यापार के कारण क्या है, अनेक नगर और बंदरगाह समुद्र हुए, ठीक है, समृद्ध हुए सॉरी। तो व्यापारियों और शिल्पकारों का जो था आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इस काल में भारत विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। बेसिकली क्या है, उस टाइम पे ये कुछ चीज़ें जो थी ना, ये इंडिया बहुत इसका एक्सपोर्ट किया करता था, बाहर कंट्रियों में भेजा करता था, निर्यात किया करता था, ठीक है। और नेक्स्ट है कला एवं स्थापत्य। तो मध्यकालीन भारत में कला और स्थापत्य का अद्भुत विकास हुआ। मुगल शासकों ने किले, मस्जिदें और मकबरे और बाग बनवाए, जिनमें कि भारतीय और फारसी शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है, ठीक है। संगमरमर की नक्काशी, गुंबद, मेहराब और मीनारे इस स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं थी। इस काल में चित्रकला, संगीत और साहित्य का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। जैसे कि हम एग्जाम्पल के देख सकते हैं ताजमहल, अगर आज भी हम उसके संगमरमर के पत्थर को देखें, दूर से देखने में लगता है वो कि कई पेंटिंग बनाई है, हाँ ड्राइंग बनाई है, बट अगर पास में जाकर देखेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो हाथों से की गई कारीगरी है। नेक्स्ट है मध्यकालीन समाज। तो मध्यकालीन समाज जो है वो विभिन्न वर्गों और समुदायों में विभाजित था। समाज में राजा, सामंत, व्यापारी, किसान, शिल्पकार और मजदूर जैसे जो वर्ग थे वो लोग हुआ करते थे। महिलाओं की स्थिति जो थी क्षेत्र और वर्ग के अनुसार अलग अलग हुआ करती थी। जाति व्यवस्था का प्रभाव बना रहा, लेकिन भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है मुगलों की धार्मिक नीति। तो मुगल शासकों की धार्मिक नीति समय समय पर बदलती रही। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, ठीक है, अपनाकर सभी धर्मों का सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। बेसिकली अकबर ने अपने समय पे क्या है, एक जजिया कर हुआ करता था, ठीक है, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था, वो भी समाप्त कर दिया। और उन्होंने बेसिकली सुलह कुल के तहत सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। बाद के शासकों की नीतियाँ जो थी वो अलग अलग रहीं। धार्मिक नीति का प्रभाव राजनीति, समाज और संस्कृति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये परीक्षा में ये क्या है, ओके सॉरी, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, समग्र अध्ययन। ये लास्ट हम पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल व्यू देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या है, मध्यकालीन भारत में मजबूत प्रशासन जो था, प्रशासन, विकसित कृषि, समृद्ध व्यापार और नई स्थापत्य कला, संस्कृति, समन्वय तथा भक्ति और सूफी आंदोलन का विशेष महत्व था, ठीक है। तो और इस काल में जो था हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल एक नई मिश्रित संस्कृति का विकसित हुई, ठीक है। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी।
तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको लगा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।